नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से आपका स्वागत है दिशा एक नई पहल क्लासेस में। मैं अखिल पांडे आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। कल के टॉपिक में हम लोगों ने चर्चा किया था वैद्युत आवेश के बारे में। हम लोग क्लास 12 के इसका पहला चैप्टर कर रहे हैं। कल हमने आपको वैद्युत आवेश को बताया था, कूलाम के नियम तक हम लोगों ने चर्चा की थी। आज हमारा टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। सबसे पहला टॉपिक है वैद्युत क्षेत्र। तो चलिए सोचते हैं कि वैद्युत क्षेत्र है वैद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए यहाँ पे कोई आवेश है, तो ये अपने चारों ओर कुछ इस तरह से एक क्षेत्र का निर्माण करेगा। जहाँ तक वो किसी बल का अनुभव करेगा, तो उसी बल को हम क्या कहेंगे? वैद्युत क्षेत्र। जहाँ तक वो किसी बल का अनुभव करेगा उसी को हम क्या बोलेंगे? वैद्युत क्षेत्र। अर्थात कोई आवेश अपने चारों ओर जितनी दूरी पर किसी बल का अनुभव करता है उसी को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक वो किसी बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता। क्या बोला हमने? आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक वो किसी बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। अगला टॉपिक हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वास्तव में एक बल फोर्स है। अभी मैं अपनी बातों को प्रूफ कर देता हूँ। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आपके पास एक आवेश होना चाहिए जो है एकांक धन आवेश, होना आपके पास परम आवश्यक है, जो कि क्या है? परीक्षण आवेश। एकांक धन आवेश क्या है? परीक्षण आवेश। तो आप समझिए कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? तरह का बल। कैसा बल है ये मैं समझाता हूँ। यहाँ पे कोई आवेश है और इसी वैद्युत क्षेत्र के अंदर मैं एक एकांक धन आवेश मान लूँ, तो इनके बीच में एक बल लगेगा, चाहे वो अट्रैक्शन हो चाहे रिपल्शन हो। तो इनके बीच में क्या लगेगा? बल लगेगा। मतलब आवेश तथा वैद्युत क्षेत्र के अंदर आवेश तथा एकांक धन आवेश के बीच लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या कहा मैंने? वैद्युत क्षेत्र में आवेश तथा एकांक धन आवेश के बीच लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। चलिए, कूलाम के नियम से आपको पता है F = 1/4πε0 Q1 × Q2/r²। यहाँ पे दूसरा आवेश हमारा क्या है? एकांक धन आवेश। तो इसका मान 1 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? 1/4πε0 Q1/r² या Q/r² सीधा बोल देते हैं। और इस समय ये बल ना होकर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E हो जाएगा, और जो कि वो भी एक तरह का क्या है? बल ही है। दोनों पक्षों में Q0 का गुणा करने पर, दोनों पक्षों में Q0 का गुणा करने पर तो क्या आ जाएगा? Q0 × E = 1/4πε0 Q × Q0/r²। अब आपने देखा कि ये भी एक तरह का क्या बन गया? फोर्स बन गया। ये पहला पॉइंट बन गया। Q0 × E = क्या रहेगा? F हो जाएगा। देन E = F/Q0। ये तो यहाँ से आपका ये सूत्र आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपको यदि Q0 = 1 मान लें तो E = किसके बराबर हो जाएगा? F के बराबर हो जाएगा। यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? बल हो जाएगी। वही बात हमने कहा था कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है? एक तरह का बल है। उसी कॉन्सेप्ट को हमने यहाँ पे क्या करते? प्रूफ कर दिया। आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अब हम इसके आगे का अगला टॉपिक शुरू करते हैं, जो क्या है? वैद्युत बल रिफाइन। वैद्युत बल इलेक्ट्रिक फील्ड
वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, आप बहुत ध्यान से समझिए। यहाँ पर कोई धनावेश है और यहाँ पर कोई ऋणावेश है। यहाँ कोई धनावेश है, यहाँ कोई ऋणावेश है, तो वैद्युत बल रेखाएं क्या होंगी? आप कल्पना कीजिए किसी इस बिंदु पर कोई धन आवेश है, एकांक धन आवेश है, तो ये धन वाला इसको क्या करेगा? प्रत्यावर्तित करेगा, और ऋण वाला आवेश इसको क्या करेगा? आकर्षित करेगा। हम बार बार इसकी दिशा को चेंज करते जाएं तो हमको एक समय पर इस तरह से क्या मिलेगा? एक वक्र मिलेगा, एक खुला वक्र मिलेगा। इसी को हम बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की वैद्युत बल रेखाएं। मतलब वैद्युत बल रेखाओं की परिभाषा क्या देखेंगे आप कि एकांक धन आवेश, ये एकांक धन आवेश जिस पथ पर गमन करता है, एकांक धन आवेश जिस पथ पर गमन करता है उस पथ पर मिले वक्र को वैद्युत क्षेत्र बल रेखाएं कहते हैं। एकांक धन आवेश जिस पथ पर गमन करता है उस पथ पर मिले वक्र को वैद्युत बल रेखाएं कहते हैं। अब वैद्युत बल रेखाओं के गुण, क्या क्या गुण है ये भी आप जान लीजिए। फर्स्ट गुण है इसका, आप देख पा रहे होंगे कि वैद्युत बल रेखाएं किसमें से? धन से शुरू हो रही है और ऋण में समाप्त हो रही है। वैद्युत बल रेखाएं धन आवेश से प्रारंभ होकर ऋण आवेश में समाप्त होती है। दूसरा पॉइंट इसका है वैद्युत बल रेखाएं एक खुला वक्र बनाती हैं, ये खुला वक्र बनाती हैं और चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र बनाती हैं। और तीसरा पॉइंट इसका है कि वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, यदि काटती, क्यों नहीं काटती? यदि आप सुन लीजिए, जैसे ये वैद्युत बल रेखा और ये एक वैद्युत, दोनों ने एक दूसरे को काट दिया, तो इस कटान बिंदु पर, एक जो कटान बिंदु है, मैं इस पर दो स्पर्श रेखा इस तरह से खींच सकता हूँ। दो स्पर्श रेखा खींचने से इसकी दो दिशाएं प्रदर्शित होंगी। मतलब वैद्युत बल रेखा यदि एक दूसरे को काटेंगी तो उनकी दो दिशा प्रदर्शित होने लगेगी, जो कि क्या है? असंभव है। मतलब किसी चीज़ की एक ही दिशा हो सकती है, दो दिशाएं तो हो नहीं सकती। तो इसीलिए वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं काटती, यदि काटती तो उनके कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती थी, जो उनकी दो दिशाएं प्रदर्शित करता, जो कि क्या है? असंभव है। और ये थर्ड वाला पॉइंट आपका क्या है? ये भी इम्पॉर्टेंट है, वैद्युत बल रेखाएं कभी एक दूसरे को नहीं। चलिए आगे हम देखते हैं वैद्युत द्विध्रुव आरोहण। इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट, वैद्युत द्विध्रुव आरोहण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट क्या होता है समझिए आप बहुत ध्यान से। यहाँ पर कोई धनावेश है और यहाँ कोई ऋणावेश है, उनके बीच की दूरी मान लेते हैं 2l है, तो इनका जो वैद्युत द्विध्रुव आरोहण P है वो किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब वैद्युत द्विध्रुव आरोहण P किसी एक आवेश यानी Q तथा उनके बीच की दूरी का गुणनफल यानी 2l, इससे क्या होता है? बराबर होता है, यानी P = 2ql। ये फार्मूला आपका भी हम आगे यूज करेंगे। ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन के लिए, अभी हम इसको यूज करते हैं और डेरिवेशन करते हैं वैद्युत द्विध्रुव आरोहण के कारण अच्छे स्थित और निरक्षे स्थित। आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए आरोहण, वैद्युत द्विध्रुव आरोहण के कारण अक्षीय स्थिति, इंग्लिश में इसको बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। अच्छी स्थिति, इंग्लिश में इसको बोलेंगे एक्सियल पोजीशन। तो ये समझिए अब क्या है ये एक्सियल पोजीशन। ये एक लॉन्ग डेरिवेशन है जो आपके बोर्ड परीक्षा में 5 मार्क्स का पूछा रहता है। बहुत से राइटर ने इसको बहुत लेंदी किया है,
लेकिन आप इसको शॉर्ट में और अच्छे से समझ लीजिए, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है ये, कम से कम अलग किताबों से 5-6 स्टेप आपको शॉर्ट मिलेगा। देखिए यहाँ पर कोई धनादेश है, ये पॉइंट में ए मान लेता हूँ, यहाँ कोई ऋणादेश है, ये पॉइंट में बी है आपका ऋणादेश। इनके बीच की दूरी जो है वो क्या है, 2l है। उनके बीच की दूरी क्या है, 2l है। अगर हम इस रेखा को आगे बढ़ा दें, इस रेखा को, तो हम इसी को बोलते हैं अच्छी स्थिति, और इसी पर हमको कल्पना करना है कोई इस पे इसको P बिंदु मान लेते हैं और इस पर कल्पना करना आपको एकांक धनादेश का। ये इसका मध्य बिंदु है जिसे उदासीन बिंदु O मान लेते हैं। O से P तक की दूरी है R, O से P तक की दूरी क्या है R। अब ये टोटल दूरी L है तो ये क्या हो जाएगी L, और ये भी क्या हो जाएगी L। अब बिंदु -2 के कारण पर बिंदु छेद की तीव्रता क्या होगी, यहाँ माइनस और यहाँ एकांक धनादेश है, तो ये इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो E-2 की दिशा किधर होगी, इधर को होगी। ये पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, मतलब समान आवेश है, समान आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो E+2 की दिशा किधर होगी। अगर आप डायग्राम समझ जाएं तो आपका डेरिवेशन क्या हो जाता है, बहुत ही आसान हो जाता है। चलिए अब डेरिवेशन को हम लोग करते हैं, बहुत ही आसान देंगे। पहले हम क्या करेंगे, E-Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E-Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E-Q = 1/4πε0 Q अपान इनके बीच की दूरी क्या है, Q/R²। तो R² की जगह इनके बीच की दूरी लिखेंगे तो E-Q किस पे लग रहा है, B और P के बीच बल लग रहा है। तो इनके बीच की दूरी क्या होगी, BP², और दिशा किधर से किधर है, P से B की ओर। डायरेक्शन मैंने बताया P से B की ओर, डायरेक्शन आप लिखना नहीं भूलिएगा। अगेन E-Q = 1/4πε0 Q BP²। ध्यान से समझिए, O से P तक की दूरी R है और O से B तक की दूरी L है। तो B और P के बीच की दूरी क्या होगी, अगर मैं इस R में से क्या करूँ, L को घटा दूँ, R में से L को घटा दूँ तो ये दूरी निकल आएगी। तो ये क्या हो जाएगा, Q/R - L का होल स्क्वायर। दैट्स इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अगेन E+Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगा, ये समझिए आप ध्यान से। E+Q = 1/4πε0 Q/। अब इसके कारण बात कर रहा है तो Q/, क्या रहेगा, टोटल के बीच की दूरी। तो टोटल के बीच की दूरी क्या होगा, AP²। Q/AP²। अगेन E+Q = 1/4πε0 Q/। AP², आप समझिए, O से P तक की दूरी R और A से O तक की दूरी L, और टोटल दूरी क्या रहेगी, R+L। तो यानी R+L का होल स्क्वायर। दैट्स इक्वेशन नंबर सेकंड। यहाँ पे एक चीज देखिए कि आपको डायरेक्शन लिखना नहीं भूलेंगे। तो A, इसका डायरेक्शन किससे हो रहा है, A से P की ओर। डायरेक्शन आप लिख देंगे A से P की ओर। परिणामी तीव्रता, परिणामी तीव्रता E = E-Q - E+Q। आप बड़े में से छोटा लेस कर देंगे तो बड़ा मान क्या था, 1/4πε0 Q/। क्या हो जाएगा, R - L का होल स्क्वायर माइनस 1/4πε0 Q/R+L का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप समझिए कि आपका कॉमन क्या निकल रहा है, 1/4πε0 Q कॉमन। तो यहाँ से E = कॉमन निकालेंगे
1/4πε0 क्यू, आपकी ब्रेकेट में क्या बचेगा 1/r-l का होल स्क्वायर माइनस 1/r+l का होल स्क्वायर। एलसीएम क्या हो जाएगा इसका? एलसीएम आपका हो जाएगा (1/4πε0 क्यू). एलसीएम हो जाएगा आपका r² माइनस l² का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर, r² माइनस l² का होल स्क्वायर। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो यहाँ से क्या जाएगा r+l का होल स्क्वायर एक ब्रैकेट में, r-l का होल स्क्वायर एक ब्रैकेट में, r-l का होल स्क्वायर क्या जाएगा एक ब्रैकेट में। ठीक है, अगेन ये देखिए आपका फार्मूला किसका बन गया, a+b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर, जो कि किसके बराबर होता है 4ab। अगर आपको डेरिवेशन आसानी से करना है तो आपके गणित के जो थोड़े कॉन्सेप्ट हैं उस पर आपकी क्लियरिटी बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो a+b का होल स्क्वायर माइनस a माइनस b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है 4ab। अब ये इसी को हम उठा के यहाँ पुटअप कर दें तो a क्या हो जाएगा 1/4πε0 क्यू 4ab, 4 a की जगह r और b की जगह l अपान r² माइनस l² का होल स्क्वायर। अब हम इसी के स्थान पर मैं इसको पुटअप कर सकता हूँ, 4r है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ 2ql × 2r लिख सकता हूँ। तो मैं इसको लिख दूंगा (1/4πε0), यहाँ से 2ql × 2r, 2ql × 2r अपान r² माइनस l² का होल स्क्वायर। 2ql किसके बराबर होता है p के बराबर होता है। ये टोटल क्या आ जाएगा 1/4πε0, ये p के बराबर, तो 2 का p में गुणा करेंगे तो 2p आ जाएगा ये टोटल अपान r² माइनस l² का होल स्क्वायर, r² माइनस l² का होल। अब इधर देखिए ये तो आपका आ गया फाइनल, लेकिन इसमें एक शर्त भी यूज होती है, कंडीशन यूज होती है, वो कंडीशन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि शर्त क्या है, यदि यल बहुत ज़्यादा छोटा हो r से, यदि यल बहुत ज़्यादा छोटा हो r से, तो यदि r से बहुत ज़्यादा यल छोटा है तो ये क्या हो जाएगा इसकी तुलना में नगण्य हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए यल हट गया तो यहाँ क्या हो गया r² का होल स्क्वायर, r² का होल स्क्वायर r के पावर 4, और एक r से हम एक r काट देंगे तो क्या बचेगा r³ तो इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/4πε0 p/r³। यही हमारा क्या है फाइनल p/r³, सॉरी 2p/r³, 2p/r³। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे इसके एक और पॉइंट है जो निर्देश थे उस पर चर्चा करते हैं। चलिए निरक्षीय स्थित इक्वेटोरियल पोजीशन, निरक्षीय स्थित इक्वेटोरियल पोजीशन। पहले आप सबसे पहले डायग्राम अगर आप समझ लेंगे अच्छे से तो आपके लिए डेरिवेशन क्या हो जाएगा बहुत ही आसान हो जाएगा। तो डायग्राम पहले हम समझते हैं। यहाँ पे कोई +q चार्ज है और यहाँ पे कोई -q चार्ज है। ये बिंदु A है और ये B है। अगर हम ये उसका उदासीन बिंदु को इसी के O बिंदु पर अगर हम क्या डालें एक लंब डाल दें तो इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को हम बोलते हैं
इक्वेटोरियल पोजीशन। इस पर अगर हम एक लंब डाल दें, इसी को क्या बोलते हैं, इक्वेटोरियल पोजीशन यानी निरक्षेप स्थित। अब यहाँ समझिए कि यहाँ पे कोई पॉइंट, यहाँ कोई एकांक धनावेश है, इस बिंदु पर हम क्या मान लेते हैं, पी बिंदु मान लेते हैं, पी बिंदु पर क्या है, एकांक धनावेश। तो ये धन वाला इसको क्या करेगा, इस तरह से धन वाला इसको क्या करेगा, इस तरह से प्रतिकर्षित करेगा, और ये इसको क्या करेगा, अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो ये उसको प्रतिकर्षित करेगा और ये इसको आकर्षित करेगा। तो ई प्लस क्यू की दिशा इधर हो जाएगी और ई माइनस क्यू की दिशा कहाँ हो जाएगी, इस तरफ हो जाएगी। अब यहाँ से समझिए कि एक कोण यहाँ थीटा बनेगा और एक कोण यहाँ पे थीटा बनेगा, दो कोण बनेंगे। तो मान लीजिए इनके बीच की दूरी क्या है, 2l है, और O से P तक की दूरी क्या है, r है। तो आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय से ये क्या आ जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल, क्या आ जाएगा, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। और इसका परिणामी क्या होगा, परिणामी जिसे ई बोलेंगे। तो ये बाहर इसका बना कोण क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए सूत्र से कि त्रिभुज का बाह्य कोण समदूरस्थ स्थित अंतःकोण उपयोग के बराबर होता है। त्रिभुज का बाह्य कोण समदूरस्थ स्थित अंतःकोण उपयोग के बराबर होता है। तो बाह्य कोण स्थित अंतःकोण उपयोग के बराबर क्या हो जाएगा, थीटा, थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 थीटा। तो ये क्या हो जाएगा 2 थीटा। इसको अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेते हैं पूरा। तो ये हो जाएगा आपका ई माइनस क्यू के कारण, पहले हम करते हैं ई प्लस क्यू के कारण बिंदु क्षेत्र की तीव्रता, ई प्लस क्यू के कारण बिंदु क्षेत्र की तीव्रता। क्षेत्र की तीव्रता तो ई प्लस क्यू इक्वल हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। अब आर स्क्वायर क्या होता था, दूरी होता था। तो आर स्क्वायर क्या था, दूरी। तो इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगा, ए से पी तक की दूरी क्या होगी, AP स्क्वायर। दैट्स इक्वेशन नंबर। अगेन ई माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ई माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्या हो जाएगा, ई माइनस क्यू इक्वल टू 1/4πε0 Q/, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी क्या हो जाएगी, BP स्क्वायर, Q/BP स्क्वायर। और दिशा किससे किसकी ओर होगी, दिशा होगी P से B की ओर, या सीधा इसको क्वेश्चन नंबर 2 ले लेंगे। अब आप देखिए, जब ये कोण आपस में बराबर है तो ये भुजा दूसरी भुजा की क्या होगी, बराबर होगी। क्योंकि यहाँ से क्या, दोनों भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी, क्योंकि दोनों के संगत कोण क्या है, आपस में बराबर है। चूंकि AP बराबर BP, तो आप एक चीज समझ लीजिए, जैसे कोण आपस में बराबर हों, ये भुजा A है, ये भुजा B है, और ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हो, तो इनका परिणामी जो R होता है, ये परिणामी R किसके बराबर होता है, 2a cos θ/2, किसके बराबर होता है, 2a cos θ/2 के। तो AP = BP, बाकी सब ऑलरेडी पहले से बराबर है। तो परिणामी इसका क्या है, यहाँ पे परिणामी R और यहाँ पे परिणामी क्या है इसका, E। तो परिणामी तीव्रता E = क्या हो जाएगा, परिणामी तीव्रता E = 2a। तो आप समझिए 2a में से दोनों में से कोई एक, तो दोनों में से कोई एक E + Q ले लेते हैं। 2a cos θ/2। तो यहाँ से cos θ क्या है, बाहर बना कोण, तो यहाँ पे E = क्या आ जाएगा, E = हो जाएगा आपका, समझिए 2 × E + Q का मान क्या होगा, 1/4πε0 Q/AP²। क्या, AP² के बीच की दूरी क्या है, √r² + l²। तो इसका होल स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, r² + l²। और ये बाहर बना कोण cos θ क्या है, बाहर बना कोण, तो ये क्या हो जाएगा 2 cos θ/2। 2 से 2 कैंसिल,
अब cos थीटा का मान क्या होगा यहाँ से समझिए, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ से 2l है तो आधार क्या हो जाएगा यल, तो ये भी क्या हो जाएगा यल। तो आधार बटे कर्ण, आधार क्या है यल और कर्ण क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 इंटू 1/4π0 क्यू इंटू, अब यहाँ से आधार यल बटे, अगर हम सीधा रूट हटा दें इसको तो रूट सीधा हटाने पे उसके घात 1/2 लगता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सॉरी क्यू अपान, यहाँ पे क्या है क्यू अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो फिर यहाँ पे आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर हो जाएगा और कॉस थीटा का मान हम रख रहे थे, तो कॉस थीटा का मान क्या देगा आधार बटा कर्ण। तो यल और कर्ण क्या है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर, और जैसे ही हम सीधा रूट हटाते हैं तो उसकी घात क्या लगता है 1/2। तो क्या रहेगा आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर की घात 1/2, आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर की घात 1/2। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ई इक्वल हो जाएगा 2q 1/4π0 2ql अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर की घात 1। अब देखिए यहाँ पे घात 1 है और यहाँ पे क्या है 1/2, तो 1 से 1/2 किसके बराबर हो जाएगा 3/2 की घात किसके बराबर हो जाएगी 3/2। 2ql किसके बराबर होता है p की, तो e इक्वल टू 1/4π0 p अपान आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर की घात 3/2। ये आपका आ गया। फिर से शर्त वही, यदि यल बहुत ज़्यादा छोटा हो, आर अगर बहुत ज़्यादा छोटा आर की तुलना में होगा तो आर की तुलना में यल नगण्य हो जाएगा। तो आपके पास नीचे क्या बच रहा था आर स्क्वायर की घात 3/2, आर का क्या हो जाएगा आर के स्क्वायर 3 मतलब आर के पावर 6 को बटा 2, 2 3 6, तो क्या बचेगा आर क्यूब। तो ई इक्वल टू क्या जाएगा 1/4π0 p अपान ब्रैकेट में आर क्यूब। यही आपका क्या जाएगा, यही पहले में भी निकल के आया था और यही इस वाले में भी निकल के आया। आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी, आप इसको नोट कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी अच्छा रिस्पॉन्स पढ़ाई का मिल सके। हमारी सारी वीडियो फ्री अवेलेबल है, और अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, आप उस वीडियो को भी जरूर देखें। थैंक यू। और आप इसको मैं जाता हूँ, इसका स्क्रीन शॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। बहुत बहुत थैंक यू।